नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इससे पिछली वीडियो में हमने नवपाषाण काल के कुछ स्थलों को देखा था और हमने बात की थी कि हम एक एडिशनल वीडियो ले आएंगे जिसमें हम नवपाषाण काल को और विस्तृत रूप से देख पाएंगे। इस वाले वीडियो में हम नवपाषाण काल को और विस्तृत रूप से देखेंगे और जिससे हम ये समझ पाए कि नवपाषाण काल कितना विस्तृत काल था और उसके क्षेत्र प्रमुख कौन-कौन से हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो बचे हुए क्षेत्र हैं वो सारे हम इसमें देख लेंगे। तो अगर हम नवपाषाण काल के क्षेत्रों को देखें, तो नवपाषाण काल के जो क्षेत्र हैं, ये ग्रामीण बस्तियाँ हैं। अब आपको क्या परिवर्तन मिलेगा? अब आपको एक समाज मिलेगा और समाज में आप देखेंगे ग्रामीण बस्तियाँ मिलेंगी और इन बस्तियों में भी आप देखेंगे ये ग्रामीण है। जब आप हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो आपको शहरी बस्तियाँ देखने को। हड़प्पा सभ्यता क्या है? शहरी बस्तियाँ। वहीं नवपाषाण काल की जब हम बस्तियाँ देख रहे हैं इस वीडियो में, वो सारी कौन-सी हैं? ग्रामीण बस्तियाँ। ठीक है? तो नवपाषाण काल की बस्तियों को अगर हम 2 भागों में बाँटते हैं, एक पश्चिमोत्तर क्षेत्र। पश्चिमोत्तर क्षेत्र मतलब आप मान के चलिए राजस्थान के आस-पास का क्षेत्र प्लस पंजाब। और जब हम पंजाब कह रहे हैं तो ये पूरा पंजाब मतलब भारत का भी पंजाब और पाकिस्तान का भी पंजाब, जम्मू का क्षेत्र या इसको हम और कहें तो हिमालय क्षेत्र, इन सबको हम कवर करेंगे इस वाली कैटेगरी में। दूसरा जो आपका विंध्य क्षेत्र है, जो आपका विंध्य का क्षेत्र है, तो जो आपके अन्य क्षेत्र, उन क्षेत्रों को हम इस वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। हमने क्या किया 2 भागों में बाँट दिया। पहले भाग में पश्चिमोत्तर क्षेत्र जिसमें हमने देखा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र और मुख्यतः क्या हिमालयी क्षेत्र है। दूसरा विंध्य क्षेत्र और कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं उनको भी हम देखेंगे। तो जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है उसमें क्या देखिए आप बलूचिस्तान, मेहरगढ़, बेता घाटी, बलात पठार में जीरा और चाहदम, मुंडीगाग, जोब व लोरा नाई क्षेत्र, राणा घुंडई, कोमल नदी की घाटी में डेरा इस्लाम, मन्नू घाटी में बसाखेरी और खान तराकाई, सरायखोला, नाल नामक स्थान, कुल्ली और बालाकोट। ये प्रमुख स्थान आपको मिलेंगे। इसके साथ-साथ आपको बहावलपुर और इसका जो 40 स्थान मरुस्थल है, वह स्थान आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम विंध्य क्षेत्र में देखें तो कोल्ड महागरा, कुंजुन, लहुरा देव, राजस्थान का डिडवाना, लुंकर सार तथा सांभर झील, नीलगिरी पहाड़ियां, ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमने जैसे बात की सरायखोला, बुरझूम, काणागुंडई, मेहरगढ़, जीरा, किले गुल मोहम्मद, अलीग्राम, लिवान, गुमला, ये सारे प्रमुख क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से हमको नवपाषाण काल के स्थल मिलेंगे। अभी हम क्या है, हम पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों को देख रहे हैं, उनमें ये सारे स्थान फेमस हैं और उसमें आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा बुर्ज होम बहुत फेमस है, जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था डिटेल। यहाँ पे देखिए आप लहुरा देव, कोल्ड हिवा, महागरा, कुंजुनू, ये सारे स्थान फेमस हैं। ये कौन से हो गए? मुख्यतः यूपी और उसके आसपास के क्षेत्र के, या आप इसे कहें कि जो आपकी गंगा नदी घाटी का क्षेत्र है, वहाँ के स्थान है। तो जो आपकी मेहरगढ़ है, कौन-सा? मेहरगढ़ है, यहाँ से 7 पुरातात्विक स्तर पाए जाते हैं, 7 लेयर मिलती है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मृतकों को अपने घरों में ही तथा लाल गेरू का लेप लगाकर ये लोग दफना रहे हैं। लाल गेरू का लेप लगा के क्यों दफना रहे हैं? इसमें भी शायद परलोकवाद की बात हो या मृतक शरीर को सुरक्षित रखने की बात, इस तरह की विचारधारा है। राजवर्त मिल रहा है आपको कब्रों में और बलूचिस्तान की जो चगाई पहाड़ियों से आया होगा ये, कहाँ से? ये जो लाजवर्त है ये कहाँ से आया होगा? बलूचिस्तान की जो चगाई पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आया होगा या फिर ये अफगानिस्तान से आया होगा। तो जो लाजवर्त आपको मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? बलूचिस्तान से या फिर अफगानिस्तान से। कब्रों से जो प्राप्त हो रहा है आपको फिरोजा पूर्वी ईरान या मध्य एशिया से, जबकि शंख मकरान तट से मिल रहा है। देखिए मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में आपको बहुत सारी क्या मिल रही है? कब्र मिल रही है। इन कब्रों में क्या है? तो आपकी दैनिक उपयोग की वस्तु, कौन सी? दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिलने लगी हैं। बुर्ज होम में भी देखिए आपको सामान मिल रहे थे, लेकिन बुर्ज होम में जो सामान मिल रहे थे वो परलोकवाद ज्यादा दिखा रहे हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं अपेक्षाकृत कम है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में अपेक्षाकृत रेशियो में अगर देखें या परसेंटेज में देखें तो जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं वो बढ़ जाती
और एक साथ आप देखिए 99 मतलब 99 लोगों के एक साथ अवशेष प्राप्त हुए। अब ये 99 लोग एक साथ कैसे मरे होंगे? इनको एक साथ क्यों गाड़ा गया होगा कब्रों में? तो इसका एक हो सकता है कि ये लोग युद्ध में मारे गए लोग हों। मतलब युद्ध अब बड़े स्तर के हो रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, उनको एक ही स्थान पे गाड़ दिया जा रहा है। आखेट संग्रहालय से पशुपालन, स्थायी कृषि, इन सब के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं? मेहरगढ़ से। और इनमें होता परिवर्तन भी हमको दिख रहा है। जौ उपजाना, गेहूं, इन सब के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, मतलब स्पष्टता नहीं है कि ये उगाए गए थे कि नहीं उगाए गए थे। लेकिन गेहूं के साक्ष्य आपको मिल रहे हैं। तो गेहूं जंगली था या उसको उगाया गया था, ये चर्चा का विषय है या ये विवाद का विषय है। तो गेहूं मिला है, ये बात करते हैं। ये स्थान कौन सा हो गया आपका? मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बाद जो आप दूसरा क्षेत्र देखते हैं वो है आपका क्वेता घाटी। अब क्वेता घाटी की विशेषताएं क्या है? मेहरगढ़ से बोलन दर्रा, मेहरगढ़ से बोलन दर्रा, इसके रास्ते में पड़ता है ये क्वेता घाटी। मेहरगढ़ के पास ही एक क्षेत्र पड़ रहा है, कौन सा? क्वेता घाटी का क्षेत्र। और किले गुल मोहम्मद और दम्ब सादात इस क्षेत्र के दो सबसे प्रमुख स्थल हैं जिनका उत्खनन किया गया है। तो क्वेता जो घाटी का क्षेत्र है, घाटी के क्षेत्र में किले गुल मोहम्मद और दम्ब सादात ये दो प्रमुख क्षेत्र है। तो आपसे बहुत टफ क्वेश्चन बनाना हो तो पूछा जाएगा कि किले गुल मोहम्मद और दम सादात ये कहाँ पे स्थित है? आप कहेंगे क्वेता घाटी। यहाँ से मृदभांड के प्रमाण नहीं मिले। ये नवपाषाण कालीन स्थल है, लेकिन मृदभांड का प्रमाण नहीं मिला है यहाँ से क्वेता घाटी। लेकिन आप नवपाषाण काल जब पढ़ेंगे तो आपको मृदभांड के प्रमाण लगभग लगभग लगातार मिलते चले जाएंगे, पर इस स्थान से नहीं मिल रहा है। लेकिन पालतू पशु मिल रहे हैं, भेड़ बकरियां मिल रही हैं। इन सब पशुओं की हड्डियां हमको यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। अनाज के अंश नहीं मिल रहा है, परंतु हंसिये का वो दांत प्राप्त हुए। तो हंसिया मिल रहा है परंतु अनाज नहीं मिला है। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि हंसिया क्यों मिला होगा? हंसिये का प्रयोग क्यों होगा? अगर कृषि होगी तभी तो हंसिया होगा। लेकिन उसके साथ विरोधाभास क्या मिल रहा है? अनाज हमको नहीं मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे भी जो कृषि है, क्या यहाँ पे जो कृषि है उसमें भी क्या आपको औद्योगिकरण देखने को मिल रहा है? मतलब जो कृषक समुदाय है यहाँ का या यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनके पास हथियार तो है कृषि के लिए, लेकिन अनाज नहीं है। इसका मतलब ये लोग कृषि कार्यों में लगे हुए लोग थे। तो औद्योगिक रूप से एक क्षेत्र बसा है जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कृषि का कार्य तो कर रहे हैं, पर हो सकता है ये कृषि कार्य किसी दूसरों के खेतों पे कर रहे हो या दूसरे के क्षेत्र पे कर रहे हो। तो इस तरह से हमको ये प्रमाण मिल रहा है, ये का प्रमाण मिल रहा है, लेकिन अनाज का प्रमाण नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम देखें जो किले गुल मोहम्मद, किले गुल मोहम्मद है कहाँ का? क्वेता घाटी का। इसके ऊपरी स्तर से मृद भांड मिले हैं, भांड मिले हैं, जिन्हें कच्ची बेग मृद भांड के नाम से जाना जाएगा। कच्ची बेग मृद भांड कहाँ से मिल रहे हैं आपको? क्वेता घाटी। क्वेता घाटी के किस क्षेत्र से? किले गुल मोहम्मद से। क्योंकि पहली बार इस तरह के मिट्टी के बर्तन कच्ची बेग नामक स्थान से मिले थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कच्ची बेग मृद भांड। तो क्वेता घाटी से हमको मृदभांड मिल रहे हैं कुछ जगहों पे। यहाँ से मृदभांड के प्रमाण पूरी क्वेता घाटी से नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा विरोधाभास आपको मिल रहा होगा कि एक जगह लिखा है कि क्वेता घाटी से मृदभांड नहीं मिल रहे, लेकिन इसका जो किले गुल मोहम्मद वाला क्षेत्र यहाँ से हमको मृदभांड मिल रहे हैं, इसलिए किले गुल मोहम्मद को हमको अलग से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि क्वेता घाटी में यही दो स्थल है, इनके अलावा भी बहुत सारे स्थल है, लेकिन किले गुल मोहम्मद से ही हमको मृदभांड मिल रहा है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो क्वेता घाटी से हमको मृदभांड नहीं मिल रहे। कलात पठार में स्थित अंजीरा और स्याहदम और मुंडीगाग नामक स्थान है। जो आपका कलात पठार में स्थित है अंजीरा और स्याहदम, इसकी खुदाई ब्रिटिश और डॉक्टर आरडी द्वारा की गई थी। तो इन्होंने क्या किया? 5 पुरातात्विक स्तर मिले क्वेता घाटी में, आपको 7 मिल रहे। मुंडीगाग ये क्या है? अघरघन आब नदी के और अब सूख चुकी एक धारा के किनारे स्थित है। तो कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। जे.एस. कसाल ने 1950 और 1960 के दशक में यहाँ पे उत्खनन किया है। यहाँ पे मुंडीगाग में। यहाँ के लोग क्या है? अर्ध यायावर। अर्ध यायावर का मतलब ये घुमक्कड़ू तो हैं, ये मक्कड़ू तो हैं, लेकिन
टाइम फ्रेम के बाद ये घुमक्कड़ू हो रहे हैं, मतलब एक लंबे समय तक एक स्थान पे रह रहे हैं, पर हमेशा उसी स्थान पे नहीं रहे हैं, पर हमेशा उसी स्थान पे नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ समय के बाद उस स्थान को छोड़ेंगे। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? अर्ध यायावर। यहाँ तांबे की कुछ वस्तुएं मिली है। तो तांबे का साक्ष्य आपको देखो कहाँ मिल रहा है? मुंडी गाग में। तांबा अभी नवपाषाण काल के केंद्र में नहीं है, क्योंकि ताम्र संस्कृति बिल्कुल अलग से आएगी। लेकिन मुंडी गाग नामक स्थान है, तो कहीं ना कहीं नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल की ओर बढ़ रहा था। तो यहाँ से हमको तांबे की वस्तुएं मिल रही हैं, छोटी वस्तु मिल रही है, सुई, छोटा सा मुरा, पूरा, ये सब हमको मिल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि वह सभ्यता जो पाषाण केंद्रित है, उस सभ्यता में हमको ताम्र युग के कुछ वस्तुएं मिल रही हैं और तांबे का प्रमाण भी हमको मिल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुंडी का या वह कौन सा स्थल है जहां से हमको नवपाषाण काल के स्थल से तांबे का प्रमाण मिल रहा है, तो आप किसका नाम लेंगे? मुंडीगार का। बलूचिस्तान का अगर हम देखें, तो जो आपका गोब लोरा लाई क्षेत्र है, तो गोमल नदी, मतलब सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? गोमल नदी में डेरा इस्लाम। डेरा इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट, डेरा इस्लाम आपको याद रखना होगा। यहाँ से भी हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जो गोब लोरा लाई क्षेत्र है, या गोमल झोब अनामबाद आल, इन नदियों के मैदानी क्षेत्र में मिला है। और राणा हुंडई की खुदाई हुई है लोरा घाटी में, या लोरा लाई घाटी में ही राणा हुंडई की खुदाई हुई है। और ये क्षेत्र कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। जो आपका डेरा इस्लाम है, इसमें मुला और रहमान ढेरी, मुला और रहमान ढेरी इन्हीं स्थानों पे है और इनकी खुदाई यहाँ पे हुई है। डेरा इस्लाम क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र है मुला और रहमान ढेरी। जो आपका ये क्षेत्र है अनामबार और खान नदियों के किनारे का क्षेत्र में पूर जंगल, आबरकोट, काड़ा घुंडई, अनामबार, ये तीन महत्वपूर्ण पत्थर है। कौन सा? तो सूर जंगल, आबरकोट और राणा घुंडई। जो राणा घुंडई है, इसकी खुदाई 1930 में हुई थी और किसने किया था? ब्रिगेडियर दास ने। ये नाम आप याद रखिएगा, राणा घुंडई की खुदाई किसने की? ब्रिगेडियर दास ने। अब देखिए जो आपका ये गोमल नदी का क्षेत्र है, यहाँ से भी हमको तांबे के और कांसे की वस्तुएं मिल रही हैं। जब आप कांसे की बात करेंगे, तो कांसा आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? हड़प्पा सभ्यता में कांसा आपको देखने को मिलेगा, कांस्य युगीन सभ्यता मिलेगी। लेकिन आपको जो आपका रहमान ढेरी और गुमला है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? कांस्य युगीन सभ्यता का साक्ष्य मिल रहा है, मतलब कांसे का साक्ष्य मिल रहा है। टेराकोटा मिल रहा है, टेराकोटा भी आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में मिलेगा, तो टेराकोटा भी यहाँ से मिल रहा है। चूड़ियां मिल रही है, लकड़े का मॉडल मिल रहा है, पुतली की मूर्ति, मवेशी की मूर्ति, आपको अलग अलग मूर्ति आप यहाँ देखने को मिल रही है। और ये मूर्तियां किससे बन रही है? टेराकोटा से, टेराकोटा से। फिर हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे टेराकोटी की मूर्तियां आपको मिलेंगी। अब देखिए अब समाज धीरे धीरे बदलता जा रहा है, बहुत सारे ऐसे स्थान मिलेंगे जहां से आपको हड़प्पा से मिलती जुलती सभ्यताएं मिलेंगी, ताम्र युग से मिलती जुलती सभ्यताएं मिलेंगी, उनके साथ साथ आपको पाषाण युग की सभ्यताएं भी मिलेंगी। हीरा इस्लाम इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है। और जो ये क्षेत्र आपका तो लोरालाई क्षेत्र, यहाँ से क्या हो रहा है? आपको जो ये आपको वाली तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति आपको हड़प्पा में भी मिलेगी, लेकिन लोरालाई क्षेत्र में भी आपको मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि धीरे धीरे एक ऐसा समाज बन रहा है जहां मातृ देवी की पूजा की जाएगी। मतलब पूजा पद्धति में आपको मातृ देवी देखने को ज्यादा मिलेंगी। मातृ देवी के बाद आपको पशुपति की चित्र मिलेंगे या पशुपति की आपको मूर्तियां मिलेंगी। तो माता देवी पूजा जो देखने को मिल रही है, वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी खूब देखने को मिलेगी और बलूचिस्तान के इस दोरालाई क्षेत्र में भी मिल रहा है। जबकि ये नवपाषाणकालीन स्थल है, या कहें कि पाषाणकालीन स्थल है। लेकिन साक्ष्य कहाँ के मिल रहे हैं? ट्रांस युगीन सभ्यता के। मन्नू घाटी में बसा ओरी खान ताराकाई क्षेत्र है और सराय खोला, ये दो क्षेत्र है। यह गुमला और रहमान ढेरी के उत्तर में स्थित है। कौन सा क्षेत्र? मन्नू घाटी का क्षेत्र। और ये सरायकोला है, ये पंजाब के उत्तरी हिस्से में स्थित है। और पंजाब भी कौन सा? पाकिस्तान वाला पंजाब, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा ही था। तो पंजाब के ही क्षेत्र में उत्तरी हिस्से में ये हमको मिल रहा है। कौन सा क्षेत्र? सरायकोला। मन्नू घाटी का क्षेत्र है कौन सा? पूरी खान तराकाई। यहाँ से कई घरों के अवशेष मिले हैं। पत्थर की नींव मिल रही है, पत्थर की नींव मिल रही है।
और कच्ची ईंट से बने आवास मिल रहे हैं। देखिए, ईंट से बने आपको आवास मिलना प्रारंभ हो गए हैं और जब आप हड़प्पा में पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पक्की ईंटों के मकान मिलेंगे। लेकिन ईंटों से मकान बनाया जा सकता है, यह विचारधारा आपको धीरे-धीरे देखने को मिल रही है। कहाँ से? बन्नू घाटी में और आशाभोरी अंतराई से। देखिए, इन स्थानों को आपने सामान्य किताबों में नहीं पढ़ा होगा और जब आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको लगता है कि ये इतना टफ कहाँ से पूछ लिया। दरअसल ये स्थान जो है वो विभिन्न किताबों में अलग-अलग जगहों पे दिया हुआ है। किसी किताब में कोई स्थान दिया है, किसी किताब में कोई स्थान दिया है। मैंने क्या किया, सारी किताबों से कंबाइन करके ये तैयार किया है, जिससे आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है आपको, जौ की खेती के प्रमाण मिल रहे हैं। कहाँ से? गोरी, खान, ताराकाई से। और 2 प्रकार के क्या है, मृदभांड मिले हैं। काले रंग का प्रयोग हो रहा है, अब लेप भी लगाया जा रहा है और अंदर की सतह पे भी पॉलिशिंग करी जा रही है। दूसरे की बात देखें अगर, तो ऊपरी सतह की घिसाई करके इसको खुरदुरा बनाया गया है। मतलब अब एक तो आपको मृदभांड मिलना प्रारंभ हो गए हैं, दूसरे उनपे कलाकारी भी मिल रही है, इस पे मृदभांडों में। और क्या हो रहा है, लेप लगाए जा रहे हैं मृदभांड पे, रंग किए जा रहे हैं इस पे, मृदभांड पे। तो ये सारे परिवर्तन आपको क्या मृदभांडों में भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी मृदभांड मिल रहे हैं और पेदे पर चटाई के निशान मौजूद है। ठीक? पेदे पर मतलब अब जो इसका पेदा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि इसको बिल्कुल चिकना रखना शायद ठीक नहीं है, तो इसमें वो लोग खुरदरापन पैदा कर रहे हैं और जो निशान मिल रहा है वो चटाई का निशान है। अब चटाई उस जमाने में कैसे थी, ये बात भी देखने वाली है कि क्या बुनाई का काम भी प्रारंभ हो गया है? कि आप देखिए, चटाई से आपको क्या समझना होगा, ये चटाई कैसे बनेगी? ये बुनाई व्यवस्था जब वो स्टार्ट कर लेंगे, तब एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ये व्यवस्था तो पैदा हो गई थी। उसके बाद देखेंगे कि एक नाल नामक पुरास्थल है, उत्तरी और दक्षिणी बलूचिस्तान को जोड़ने वाले कोनजार इलाके में यह स्थान हमको मिला है और 1925 में इसकी खुदाई हुई है, नाल नामक स्थान की। यहाँ पे गोल पत्थरों का उपयोग हुआ है। आंशिक शवाधान के प्रमाण मिले हैं। देखिए, पहले क्या आपको होगी, खबरें ज्यादा मिलेगी, लेकिन अब क्या है, आपको शवाधान मिलेंगे। शवाधान मतलब आधा जला और फिर उसको दफना दिया गया। तो आंशिक शवाधान, पूरी तरह से शव जला नहीं, लेकिन शवों को जलाए जाने की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। कहाँ पे? नाल नामक स्थान पे। दूसरे, आप देखिए, जो आपको मृदभांड मिल रहे हैं उनमें बहुरंगी मृदभांड मिल रहे हैं। एक स्थान से आपको काले मृदभांड मिल रहे हैं, लेकिन अगला स्थान आते आते वो स्थान क्या हो जा रहा है, बहुरंगी मृदभांडों का स्थान हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको तांबा, निकेल, सीसा, मिश्र धातु, तांबा को, निकेल को और शीशे को, इन सबको मिला के आड़ी मिली है। अब जो बर्तन यहाँ पे मिल रहे हैं वो मिश्र धातु के बन रहे हैं और यही चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हड़प्पा में। ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हड़प्पा में। तो अब विभिन्न धातुओं को आपस में मिला के गला के तांबा बनाया जा रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, क्या धातु को गलाने की जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, उसको ये लोग सीख चुके हैं कि धातुओं को गला के आपस में मिलाया जा सकता है और मिला के नए बर्तन बनाए जा सकते हैं। कई धातुओं को मिला के बर्तन बनाए जा सकते हैं, अपने उपयोग की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और उनको किस अनुपात में मिलाना है, चीज को भी उन्होंने सीखा कहीं ना कहीं। कि आप शीशा ज्यादा मिला देंगे अगर, तो बर्तन सही नहीं बनेंगे, या उनकी आवश्यकता की जो चीजें है वो सही से नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से इन्होंने क्या है, रेशियो भी सीखा होगा, जाहिर सी बात है, तभी इसको ये मिला पाएंगे। तो आप देखिए, एक नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, एलॉय बना रहे हैं ये लोग, है ना? अगर आगे हम देखें तो कुल्ली नामक स्थान है और बालाकोट वो स्थान है। कोलोवा के इलाके में 12 हेक्टेयर में बसा ये क्षेत्र है। कौन सा? कुल्ली। बालाकोट देखिए तो ये मकरान तट पर स्थित है और बलूचिस्तान में विंडर नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर जौ की खेती, मवेशियों को पालना और पालतूकरण के साक्ष्य मिले हैं। मतलब अब जो यहाँ पे साक्ष्य मिल रहे हैं उनपे डाउट नहीं है कि ये पालतू पशु हैं कि नहीं है। तो यहाँ जो पशु मिल रहे हैं वो पालतू पशु ही मिल रहे हैं। दिल्ली में अगर हम देखें, पत्थरों से बने कई कमरों वाली संरचना मिली है। इसके साथ साथ एक विशिष्ट प्रतीक मिला है, जिसकी गोल आंखें हैं, लंबा खींचे शरीर है और वृषभ जैसा शरीर है।
तो आप देखिए ऋषभ पूजा की पद्धति मिल रही है हमको। मात्र देवी आपने देखा पहले मिल चुकी थी, उसके बाद अब क्या मिल रहा है? ऋषभ पूजा की पद्धति भी मिल रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूजा की पद्धतियों में, लोगों के रहन-सहन में, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में, इन सब में हमको परिवर्तन मिल रहा है। आगे हम देखें, बहावलपुर का एक स्थान है चोलिस्तान। चोलिस्तान और ये क्या है? मरुस्थल है। ये घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर मृदभांड के टूटे हुए टुकड़े को मिट्टी के लेप से चिपकाया गया है। प्लास्टर है ये, समझिए। मतलब मिट्टी का बर्तन टूट गया तो उसको क्या किया? चिपका दिया। एक और एडवांसमेंट, अगर बर्तन टूट जाता है तो उसको किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इस तरह की व्यवस्था ये लोग सीख रहे हैं। आक्राम विद्वानों से सूक्ष्म पाषाण काल, सिलबट्टा, मवेशी मूर्ति, शंख, टेराकोटा की चूड़ियां, तांबे के टुकड़े, ये सब कुछ मिल रहे हैं। 32 मृण मूर्तियां, उबरदार वृषभ। उबरदार वृषभ देखिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे गुलिस्तान मरुस्थल से। और यही कुबरदार वृषभ आपको कहाँ मिलेगा? हड़प्पा में भी। मछली मारे जाने के जाल डुबोने के लिए टेराकोटा का बना मलाही गोली इस बात का संकेत देती है, मछली मारना यहाँ के लोगों के जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण अंग था। अब क्या है, ये मछली मारने वाला समुदाय है और इनके पास हथियार भी है। हथियार का मतलब जाल है। जाल को ज्यादा नीचे तक डुबोया जा सके उसके लिए ये एक मलाही गोली, कौन सी? मलाही गोली का प्रयोग करें, और वो किससे बनी है? टेराकोटा की। तो अब जो मछली पालन या मछली को मार के खाने की व्यवस्था है, या आप कह सकते हैं जो मछुआरा समुदाय है, वो कहीं ना कहीं विकसित हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ के मृदभांड से दूर स्थानों पर भी पाए गए हैं। जो यहाँ के मृदभांड है वो दूर स्थानों पर भी गए हैं। तो लोग यहाँ से मृदभांड ले गए हैं, लोग यहाँ से मृदभांड ले गए हैं। फिर वही बात है कि यहाँ पे व्यापार व्यवस्था भी प्रारंभ है। पाकिस्तान के पंजाब में जो जलीपुर है, रावी नदी के तट पर स्थित, हड़प्पा से, हरियाणा के हिसार से, उड़ाल से और फतेहाबाद जिले में भी, तो जिले कर लीजिए, फतेहाबाद जिले में भी हिरणा नामक स्थान से हमको साक्ष्य मिल रहा है। मेन बात सबसे देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता से भी जो बर्तन मिल रहे हैं, मृदभांड मिल रहे हैं, वो मृदभांड कहीं ना कहीं चोलिस्तान नामक स्थान पे बने हुए मृदभांड है। तो हड़प्पा में भी जो आपको मृदभांड मिल रहे हैं, उन मृदभांडों को हम कंपेयर करें जब चोलिस्तान के मृदभांडों से, तो उनमें क्या है? सिमिलैरिटी मिल रही है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक, हड़प्पा के लोग यहाँ से मृदभांड ले गए होंगे, कहाँ से? चोलिस्तान से। उसके बाद ये संभावना है कि हड़प्पा के लोगों ने वो मृदभांड बनाना सीख लिया और स्थानीय रूप से बनाने लगे। दूसरा विवाद ये हो सकता है कि क्या इन लोगों ने हड़प्पा वालों से सीखा था? तब मृदभांड बनाना क्या हड़प्पा वाले लोगों से इन लोगों ने सीखा था? लेकिन जो भी हो, इन दोनों में जो भी हो, गुलिस्तान और हड़प्पा सभ्यता में संबंध है और दोनों में से किसी एक ने दूसरे से सीखा है क्या? मृदभांड बनाना। ये चीज यहाँ पे निश्चित होती है। तो अब देखिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी हो रहा है। मतलब एक जगह की टेक्नोलॉजी दूसरी जगह पे भी जा रही है। तो इसी कारण से जो चोलिस्तान महोत्सव ये फेमस हो जाता है। और भीड़ना देखिए आप, कम गहराई वाले गर्तावास भी मिले। तो गर्तावास मिल रहे हैं। आप बुर्जहुम में भी देखिए गर्तावास मिल रहे थे। बुर्जहुम के जो गर्तावास थे वो क्या थे? ज्यादा गहरे थे। लेकिन जो भीड़ना से गर्तावास मिले वो कम गहराई के बने हैं। गर्तावास मतलब जमीन के अंदर बने घर। जैसे आपने देखा, ये देखिए, ये बुर्जहुम स्थान है, सरायखोला है, अलीग्राम है, अली गई है, पिशावर है, लेवान है, गुमला है, राणा गुंडई है, मेहरगढ़ है, अंजीरा है। मेहरगढ़ देखिए आप, लुधियाना हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत फेमस स्थान है। तो ये सब हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो विंध्य क्षेत्र है और जो अन्य क्षेत्र है, हमने पश्चिमोत्तर भारत देख लिया। अब विंध्य क्षेत्र में देखिए, बेलन घाटी का जो क्षेत्र है, कोलडीवा और महागरा, इलाहाबाद जिले में कोलडीवा और महागरा और कुंजुन नामक स्थान प्रमुख है। इनमें देखिए कोलडीवा से नवपाषाण काल से लौह युग के अवशेष मिले। मतलब कोलडीवा ऐसा स्थान है, नवपाषाण काल के भी और लौह युग के भी अवशेष मिल रहे हैं। और एक स्थान आप देखिए महागरा है, जिससे भी हमको साक्ष्य मिलेंगे। कुंजुन में देखिए, ये मध्य प्रदेश के सिद्धि जिला में सोन घाटी में स्थित है।
कोल्डीवा से अगर हम देखें तो इनमें 3 तरह के मृदभांड मिलते हैं। और वहीं हम महागरा से देखें तो इसका एक मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है चोपानी मांडो, यहीं से कुछ दूरी पर स्थित ये स्थल है। झोपड़ियों की जो दीवार है वो भीत के बनाए गए, भीत मतलब भीत अगर बताना चाहूँ तो जो मिट्टी का लेप लगाया जाता है, मतलब मान लेते हैं ऐसे दीवार बन गई और ये एक छप्पर की या एक जंगली उत्पादों की, लकड़ियों की, घास फूस की ये ऐसे एक दीवार बना दी और इस दीवार पे अब ये लोग लेप लगाएंगे किसका, मिट्टी का। ये दीवार को और ये लोग मजबूत बना रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, प्लास्टर जैसी व्यवस्था है। ये प्लास्टर कर रहे हैं इस पे लकड़ी की बने उत्पादों पे, ये व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है। इस स्थान से जो मृदभांड मिल रहे हैं, हड्डी से बने 3 नोक मिल रहे हैं, टेराकोटा मिल रहे हैं, मनके और पशुओं की क्या है, हड्डियां भी हमको मिल रही हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के मृदभांड, हड्डी से बने उपकरण, ये सब कुछ हमको मिल रहा है। कहाँ से, महागरा से। तो यहीं से अगर हम देखें तो लगभग 12.5 से 7 मीटर आकार की एक क्या है, गौशाला भी मिली है। मतलब पशुपालन स्थल भी हमको मिल रहा है। कहाँ से, महागरा से। तो मध्य प्रदेश का कुंजुन वाला क्षेत्र, यहाँ से क्या हो रहा है, बहुत से स्थानों से पत्थरों को गर्म करने की व्यवस्था पाई गई है। मतलब पत्थरों को गर्म करके तोड़ा जा सकता है आसानी के साथ, इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ मिल रही है। मतलब पत्थर गर्म हो जाते हैं तो वो क्या होता है, आसानी से टूट जाते हैं। तो यहाँ के लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये सीख लिया कि अगर हम पत्थर को गर्म करके तोड़े तो ज्यादा आसानी से टूटेंगे। अगर हम कोल्डीवा की बात करें तो यहाँ से क्या मिल रहा है, जाल या चटाई के निशान वाले मृदभांड, सादा रंग के मृदभांड, लाल व काले रंग के मृदभांड। कोल्डीवा से हमको अलग अलग तरह के मृदभांड मिल रहे हैं। अगर हम विंध्य क्षेत्र के अन्य स्थान को देखें जिसमें लहुरा देव, राजस्थान का डिडवाना, नीलगिरी पहाड़ियां हैं। देखिए राजस्थान का डिडवाना इसमें क्यों रखा गया है, क्योंकि राजस्थान वाला क्षेत्र हमने पश्चिमी क्षेत्र में देखा था। क्योंकि डिडवाना का संपर्क हमको अन्य स्थानों से देखने को मिलेगा और ज्यादा संपर्क इनका विंध्य क्षेत्र की सभ्यता से देखने को मिलेगा, इसलिए इसको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो लहुरा देव में अगर हम देखें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। कौन सा, लहुरा देव। यहाँ पे 220 और 140 मीटर का टीला 3 दिशाओं से एक झील से घिरा हुआ किला है। अब देखिए ये कौन सी व्यवस्था है, दुर्ग जैसी व्यवस्था। ये दुर्ग हो गया, इस दुर्ग के चारों तरफ पानी जैसी व्यवस्था हो, कोई आक्रमण ना कर पाए। मतलब ऐसे स्थानों पर निवास बनाया जा रहा है जो शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित हो। दुर्ग जैसी व्यवस्था बन रही है कहाँ पे, लहुरा देव से। राजस्थान के ढिडवाना से अगर हम देखें तो यहाँ 7,000 ईसा पूर्व में अनाजों के पराग की उपस्थिति मिलती है। और नीलगिरी पहाड़ियां अगर हम देखें तो यहाँ से 8,000 ईसा पूर्व में अनाजों की पराग की उपस्थिति मिलती है। कहाँ से, नीलगिरी से और ढिडवाना से पराग की उपस्थिति मिल रही है किस पे, अनाजों पे। तो अब जैसे हमने बताया कि आप देखिए ये है लहुरा देव, ये है कोलडीवा, ये है कुंझुनू, ये है महागरा, ये प्रमुख स्थान है। और ये कौन से स्थान है, गंगा नदी के क्षेत्र के स्थान। तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने पश्चिमोत्तर भारत के मुख्य स्थानों को कवर कर लिया, हमने मध्य भारत के प्रमुख स्थानों को कवर कर लिया, विंध्य क्षेत्र के प्रमुख स्थानों को कवर कर लिया। तो इस वाले वीडियो में हमने लगभग लगभग जो आपके नवपाषाण काल है उसके लगभग लगभग सारे स्थलों को कवर कर लिया। इनसे बाहर शायद पूछना संभव नहीं है। जब भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए या मेंस में पूछा जाए तो इन स्थानों से बाहर आपसे जाके नहीं पूछेगा। और जिस तरह की व्यवस्था हमने पढ़ ली तो उससे हम मेंस में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कि किस तरह समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा था। कि आप देखिए दुर्ग बनने लगे हैं, अब आसन व्यवस्था बनेगी तो राजा जैसी पद्धति भी जरूर आएगी अब इस समाज में। और अभी हम बात कर रहे हैं नवपाषाण काल की। तो इस तरह इस वाले वीडियो में हमने एक डिटेल में समझ लिया है। और इस वाला वीडियो प्लस पिछला वाला वीडियो दोनों आप ऐड करके सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नवपाषाण काल की जो पूरा समाज था वो किस तरह का समाज था। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।